हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लेजेंड बायोग्राफी में। तो गाइस, आज मैं फिर लेके आया हूँ एक न्यू लेजेंड की बायोग्राफी आपके लिए, जो कि जल्द से जल्द मैं लाता रहूँगा। लेकिन इससे पहले जो कोई भी इस चैनल पर पहली बार आया है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। अगर आप भी अपने मनपसंद शख्स की बायोग्राफी मेरी आवाज़ में सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट जरूर करें या मेरी इंस्टा आईडी पर मैसेज में बता सकते हैं। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बात तो सच है, अगर आपने एक बारी ठान लिया कि आपको क्या करना है तो कितनी भी मुसीबत आपके आगे आ जाए पर एक ना एक दिन आपको वो जरूर मिलेगा जिसको पाने के लिए आपने हार नहीं मानी। आज जिस शख्स की स्टोरी मैं आपके लिए लाया हूँ, इनका नाम मनोज शुक्ला, जो कि इन्होंने बदलकर मनोज मुंतशिर लिया था, इसके बारे में आपको आगे बताएंगे। इसका जन्म 27 फरवरी 1976 को गैरीगंज, अमेठी, उत्तर प्रदेश में हुआ। और बात करें इनके परिवार की तो ये साधारण किसान परिवार से आते हैं और इनकी स्कूली पढ़ाई HL स्कूल बोरवा से हुई। इनका मानना था कि जैसे सुपरमैन और हनुमान जी एक सुपर हीरो हैं, इन्होंने अपने अंदर के सुपर पावर पहचान लिया। उसी प्रकार हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ सुपर पावर होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। इनको अपने अंदर की सुपर पावर का पता 7 से 8 साल की उम्र में लग गया था, जब एक बारी इनको अपने पिताजी के ट्रंक से दीवाने गालिब की किताब मिली। इन्होंने पढ़ना शुरू किया। पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन इनके मन में जिज्ञासा पैदा हुई कि ये जबान सीखनी है, और यहीं से इनको पता लग चुका था कि इनको आगे क्या करना है। जैसे जैसे ये बड़े होते गए, इन्होंने शेरो शायरी करना शुरू किया। साथ ही साथ इनका मुशायरों में जाना और गजलें सुनाना शुरू हुआ। तब इनके मन में एक बात आई कि इनका नाम इनके काम से मैच नहीं करता। इन्होंने बहुत सोचा कि नया नाम क्या रखा जाए। फिर एक दिन सर्दियों की रात थी, ये चाय की तलाश में भटक रहे थे। तभी चाय की एक दुकान दिखी, वहां पे ये चाय पीने रुके। तभी रेडियो पे मुशायरा चल रहा था और वहां कोई शेर पढ़ रहा था। वहीं से इनको अपना नया सरनेम मिला, मुंतशिर। तब से ये मनोज मुंतशिर हो गए। फिर जिंदगी आगे बढ़ी। ये BSc करने जा रहे थे ट्रेन में, जो कि गौरीगंज से इलाहाबाद जाया करती थी। इसके बीच एक स्टेशन आता है प्रतापगढ़, जहां इनकी ट्रेन खराब हो गई। बताया गया कि 2 घंटे लगेंगे ट्रेन को ठीक होने में। तब ये ट्रेन से उतर गए। घूमने के लिए थोड़ी दूरी पर किताबों का एक स्टॉल लगा हुआ था। वहां इनको साहिर लुधियानवी की किताब दिखी। उन्होंने शुरू के 2-3 पन्ने पढ़े। इसे पढ़ते ही ये किताब के प्रति आकर्षित हो गए। इन्होंने किताब का प्राइस देखा, उसका मूल्य 18 रुपए था। इनके पास इतने पैसे तो थे, लेकिन वो इनके खाने पीने के पैसे थे। इन्होंने थोड़ा सोचा और थोड़े सोचने के बाद इन्होंने अपने भूख प्यास को साइड पर रखते हुए वो किताब खरीद ली। फिर किताब पढ़ते पढ़ते ये इलाहाबाद पहुंच गए। इन्होंने तब तक तय कर लिया था कि इनको जिंदगी में करना क्या है और अपनी छोटी सी जिंदगी को कैसे बड़ा बनाना है। इन्होंने अपने पिता के कहने पर BSc तो पूरी कर ली। उसके बाद पिताजी से 1500 रुपये मांगे मुंबई जाने के लिए। पिताजी ने इन्हें 3000 रुपये दिए, जिसे लेकर ये मुंबई रवाना हो गए। मुंबई के लिए निकल तो गए अपने सपने पूरा करने, पर इनको कुछ पता नहीं था कि आखिरकार ये सब होगा कैसे। ना वो किसी को जानते थे, लेकिन इनका मानना था कि नदी में कूद जाओ, तैरना तो खुद सीख जाओगे। काफी दिन तक तो कुछ काम नहीं मिला, ऐसा भी खत्म होने को हो गए। कई रातें इनको सड़कों पे सोना पड़ा, और कई बार तो ऐसा भी हुआ जब दोनों पति पत्नी ने पार्ले-जी बिस्कुट का एक पैकेट के साथ अपने पूरा दिन निकाला। दाल चावल खाए तो पता नहीं कितना समय हो गया था। फिर एक दिन इन्होंने सोचा, इनका एक दोस्त जो इनके गाँव का भी था, वो मुंबई में ही रहता था। इन्होंने सोचा उसके घर चलते हैं, कुछ अच्छा खाने को तो मिलेगा। और वो लोग अक्सर 7 बजे के करीब खाना खा लिया करते थे। ये ठीक 7 बजे करीब उसके घर पहुंच गए और इन्होंने देखा कि वहाँ खाना भी लग रहा है। इन्होंने सोचा थोड़ी देर बाद इनको भी बुलाएंगे, पर इनका दोस्त इनके पास आया और बोला, चलो फिर कभी मिलते हैं। और ये
वहां से खाली पेट ही घर को लौट गए। रास्ते में दोनों बहुत रोए और सोचने लगे कि आज ये दिन आ गए कि दाल चावल भी नहीं खा पा रहे। अब इनकी हिम्मत भी जवाब दे रही थी, क्योंकि इनके पास ना पैसे थे ना खाने के लिए कुछ। जब सब कुछ खत्म होने ही वाला था, एक दिन ये 5 रुपए की चाय का एक पैकेट लेने दुकान पे गए। पैकेट लेके घर पे आए और जैसे ही चाय पत्ती का पैकेट फाड़ा, उसके अंदर से इन्हें एक सोने का सिक्का मिला, जिसे देखकर ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। इसे बेचकर उन्हें 750 रुपए तक मिल जाते हैं। फिर यहाँ से इनको थोड़ी हिम्मत मिलती है। आगे चलकर इनकी पहली बार अनूप जलोटा जी से मुलाकात होती है। पर जब यह अनूप जलोटा जी से मिलते हैं, तब इनके दिमाग में एक ख्याल आता है कि अनूप जलोटा जी तो भजन लिखते हैं और इनको इसका कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था, क्योंकि ये तो फिल्मों में गाने लिखने और फिल्में लिखने आए थे। पर इस समय इनके पास कोई काम न होने के कारण जब अनूप जलोटा जी इनसे पूछते हैं कि आपने कोई भजन लिखा, तब ये झूठ बोल देते हैं कि हाँ, मैंने भजन लिखे हैं, और एक भजन वहीं पर लिखकर अनूप जलोटा जी को दे देते हैं। अनूप जी उससे पढ़कर मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा पास कोई अकाउंट है, मैं तुम्हें एक चेक दूंगा। पर ये बोलते हैं कि इनके पास तो कोई अकाउंट नहीं। तो अनूप जलोटा जी इनको बैरर चेक देते हैं, जो कि 3000 रुपए का था। पहले तो इनको समझ ही नहीं आता कि बैरर चेक आखिर होता क्या है। तब अनूप जी के मैनेजर इनको सब बताते हैं कि सामने जाओगे तो एक बैंक दिखेगा, वहां पर ये चेक देना और आपको पैसे मिल जाएंगे। इनको यकीन नहीं होता, ये सोचते हैं कि ये सब कोई मजाक कर रहे हैं इनके साथ। पर जब ये बैंक में जाते हैं तो इनको चेक देने पर 3000 रुपए मिलते हैं। वो इनकी पहली सबसे बड़ी कमाई थी, जिसे देखकर ये बहुत खुश हो जाते हैं। और यहीं से इनकी जिंदगी का बदलने का समय आ गया था। फिर काफी मेहनत करने के बाद एक वो समय भी आता है जब इनके लिखे डायलॉग अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं। यह देखकर इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि जिस महान कलाकार को टीवी पर देखा, आज वो इनके लिखे डायलॉग बोल रहा है। इसके बाद इन्होंने बहुत से टीवी सीरियल लिखे, जैसे कि इंडियन आइडल, केबीसी, झलक दिखला जा, और भी कई सारे अवार्ड शो की स्क्रिप्ट लिखी। अब इनकी जिंदगी की गाड़ी पटरी पर आ चुकी थी, सब काफी अच्छा चल रहा था। टीवी इंडस्ट्री में इन्होंने काफी अच्छा नाम कमा लिया था और पैसे भी अच्छे खासे कमा रहे थे। तभी एक दिन अचानक ये सब छोड़ने का फैसला करते हैं। इनका मानना था कि ये मुंबई जिस मकसद से आए थे वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। इनको तो फिल्मों में काम करना था, फिल्मों के गाने लिखने थे, फिल्में लिखनी थी, जो कि इनका बचपन से सपना था। अब अपने सपने को पूरा करने के लिए ये फिल्मों की राह पर निकल पड़ते हैं। इनके हाथ में वो जादू था और मेहनती तो ये पहले से ही थे कि जो भी लिखते वो सुपर हिट हो जाता। फिल्मों में भी इन्होंने एक से एक गाने लिखे जो सब सुपर हिट हो गए। बाहुबली जैसी मूवी, जो इंडिया की सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली मूवी, उसके डायलॉग भी इनके द्वारा लिखे गए। फिर एक वो गाना लिख डाला जिसको सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपने भी जरूर सुना होगा, केसरी मूवी का वो गाना तेरी मिट्टी पे मिल जाऊंगा, वो इन्हीं के द्वारा लिखा गया और जिससे इनको एक अलग ही पहचान मिली। पूरे इंडिया में सबके दिलों पर उस गाने से इन्होंने राज किया। इसका बाद तो हर कोई इनको जानता था, चाहे वो इंडस्ट्री में हो या फिर आम जनता। इसके बाद इन्होंने कभी पीछे पलट कर नहीं देखा। और गाइज, हाल ही में आई मूवी आदि पुरुष के डायलॉग भी इन्हीं के द्वारा लिखे गए और इन्होंने अपनी राइटिंग के दम पर काफी सारे अवार्ड भी जीते हैं। इनके हर गाने को लगभग अवार्ड तो मिलते ही मिलते हैं और तेरी मिट्टी जैसे गाने के लिए इनको भारत सरकार ने भी अवार्ड से नवाजा है। और गाइज, हम आशा करते हैं कि ये आगे चलकर भी बहुत से सुपर